नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और ब्लैक एंड व्हाइट में आपका स्वागत है। आज सबसे पहले हम आपको रक्षाबंधन से ठीक पहले देश की महिलाओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए तोहफे के बारे में बताएंगे। मोदी सरकार ने आज एलपीजी सिलेंडर्स की कीमतों में 200 रुपए की कमी कर दी है। आज हम इस फैसले का आपके लिए एक ब्लैक एंड व्हाइट विश्लेषण करेंगे और आपको बताएंगे कि क्या यह फैसला सरकार ने चुनाव से पहले महंगाई कम करने के लिए किया है, क्या चुनावों का कोई दबाव है। क्योंकि आज नीतीश कुमार और ममता बनर्जी ने यह कहा है कि मोदी सरकार समय से पहले लोकसभा चुनाव करा सकती है, इसलिए विपक्षी नेताओं को अपनी तैयारी में अब तेजी लानी होगी। आज हम विपक्षी नेताओं के इसी दावे का एक विश्लेषण करेंगे कि अगर मध्य प्रदेश और राजस्थान के विधानसभा चुनावों के साथ ही लोकसभा चुनाव भी कराए जाते हैं तो इसके परिणाम क्या हो सकते हैं और बीजेपी और विपक्ष के लिए इसके फायदे और नुकसान क्या होंगे। इसके बाद हम आपको भारत के पहले सोलर मिशन आदित्य L1 का विश्लेषण करेंगे। चंद्रमा के बाद अब इसरो ने सूर्य की तरफ अपने कदम बढ़ाने शुरू कर दिए हैं। आज आपके मन में यह सवाल भी जरूर होगा कि सूर्य तक पहुंचना तो असंभव है, तो फिर यह सोलर मिशन काम कैसे करेगा। अगर आप अंतरिक्ष विज्ञान के छात्र नहीं भी हैं तो भी आज हम सरल भाषा में आपको सूर्य की इस गर्मी के बहुत करीब तक लेकर जाएंगे और आखिर में सूर्य की गर्मी के बाद आपको पैसे की गर्मी का आभास कराएंगे, जिससे हमारे देश का सिस्टम और सारी व्यवस्थाएं बड़ी आसानी से पिघल जाते हैं। DHFL नाम की कंपनी के दो प्रमोटर्स धीरज वधावन और कपिल वधावन 34,000 करोड़ रुपए के घोटाले के मामले में मुंबई की एक जेल में बंद है। फिर भी वो जेल में ऐश काट रहे हैं, उन्हें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। आज हमारे रिपोर्टर ने इनके ऊपर एक स्टिंग ऑपरेशन किया है, जिससे आपको पता चलेगा कि हजारों करोड़ रुपए का घोटाला करने वाले लोगों को हमारे देश में कानून से कभी भी कोई डर क्यों नहीं लगता। लेकिन पहले चलते हैं सना के पास, जो आपको दिन भर की बड़ी खबरें बताएगी। थैंक्स सुधीर। केंद्र सरकार ने रसोई गैस की कीमतें घटाकर आम लोगों को बड़ी राहत दी है। अब आम लोगों को घरेलू रसोई गैस का सिलेंडर 200 रुपये सस्ता मिलेगा, जबकि उज्ज्वला योजना से जुड़े लोगों को अब प्रति सिलेंडर कुल 400 रुपये की राहत मिलेगी। सरकार ने इसे रक्षाबंधन पर पीएम मोदी का उपहार करार दिया। पीएम मोदी ने कहा कि गैस की कीमतें कम होने से बहनों को सहूलियत होगी और उनका जीवन आसान होगा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन की 2 बैठकों से दबाव में आई सरकार ने एलपीजी के दाम 200 रुपये कम किए हैं। ममता बनर्जी के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी 2024 के आम चुनाव तय वक्त से पहले कराए जाने की आशंका जाहिर की है। नीतीश कुमार ने कहा कि सरकार समय से पहले चुनाव करा सकती है, इसलिए विपक्षी दलों को एकजुट हो जाना चाहिए। इससे पहले दिसंबर-जनवरी में चुनाव कराए जाने की आशंका जताते हुए ममता बनर्जी ने कहा था कि बीजेपी ने देश के सारे चॉपर अभी से बुक कर लिए हैं और दिसंबर-जनवरी में भी चुनाव करा सकती है। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज दिल्ली में बीजेपी महासचिवों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की है। इस बैठक में मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा हुई। इससे पहले 1 जुलाई को भी राष्ट्रीय महासचिवों के साथ बैठक की थी। बीजेपी ने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चुनाव की घोषणा से पहले ही कुछ उम्मीदवारों की सूची भी जारी कर दी है। बिहार में जाति आधारित गणना को लेकर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दिए हल्फनामे में संशोधन कर नया हल्फनामा दायर किया है। सरकार ने हल्फनामे से उस हिस्से को हटा दिया जिसमें लिखा था कि जनगणना जैसी कोई अन्य प्रक्रिया का अधिकार सिर्फ केंद्र के ही पास है। आरजेडी और जेडीयू ने बीजेपी पर जातीय जनगणना रोकने की कोशिश का आरोप लगाया है। दिल्ली में 8 से 10 सितंबर तक होने वाले G20 शिखर सम्मेलन की तैयारी में दिल्ली को सजाने संवारने को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच राजनीतिक बयानबाजियां जारी हैं। आम आदमी पार्टी दिल्ली की सड़कों को सुधारने सजाने का दावा कर रही है। दिल्ली बीजेपी के नेता वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि केंद्र सरकार ने G20 की तैयारियों के लिए 4,064 करोड़ रुपए खर्च किए, जबकि आम आदमी पार्टी सरकार के PWD विभाग ने 45 करोड़ और MCD ने 7 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। गुजरात सरकार ने ग्राम पंचायतों और स्थानीय निकाय चुनावों में अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण 10% से बढ़ाकर 27% करने की घोषणा की है।
सरकार ने बताया है कि ओबीसी समुदाय के लिए आरक्षित सीटें 50% से आधी नहीं होंगी। हालांकि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को अब भी 10% आरक्षण ही मिलता रहेगा। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य की ओर से हिंदू धर्म को धोखा वाले बयान का विरोध बढ़ता जा रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान से नाराज संत समाज ने अखिलेश यादव से मिलकर स्वामी प्रसाद मौर्य को पार्टी से निकालने की अपील की है। विधानसभा में समाजवादी पार्टी के मुख्य सचेतक मनोज पांडेय ने कहा है कि स्वामी प्रसाद का बयान पार्टी का नहीं, उनका निजी बयान है और अखिलेश यादव ने अपने नेताओं को धर्म पर टिप्पणी नहीं करने के निर्देश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने बताया है कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा कब और कैसे वापस दिया जाएगा, इसकी रिपोर्ट 31 अगस्त को दी जाएगी। सरकार ने अदालत में कहा कि लद्दाख फिर भी केंद्र शासित प्रदेश ही रहेगा। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 12वें दिन सुनवाई हो रही थी। चीन की ओर से जारी नक्शे में अक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश को शामिल करने पर भारतीय विदेश मंत्री ने कहा है कि ये चीन की पुरानी आदत है। अरुणाचल और अक्साई चीन भारत का हिस्सा है। किसी के नक्शा जारी करने से वो क्षेत्र दूसरे देश का नहीं हो जाएगा। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री को तोशाखाना केस में मिली 3 साल की सजा को इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने निलंबित कर दिया है। हालांकि देशद्रोह के मामले में इमरान खान को फिर गिरफ्तार कर लिया गया। इमरान की कल अदालत में पेशी होगी। आज ब्लैक एंड व्हाइट में सबसे पहले हम आपको रक्षाबंधन से ठीक पहले देश की महिलाओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक नए तोहफे के बारे में बताएंगे। और यह असल में खुशखबरी है, क्योंकि मोदी सरकार ने आज एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 200 रुपए की कमी कर दी है। इसलिए आज इस फैसले का एक ब्लैक एंड व्हाइट विश्लेषण हम आपके लिए करेंगे और यह भी बताएंगे कि क्या यह फैसला सरकार ने चुनाव से ठीक पहले महंगाई कम करने के लिए किया है, क्योंकि केंद्र सरकार के इस फैसले से देश के उन 31 करोड़ 40 लाख परिवारों को फायदा होगा जो डोमेस्टिक यानी घरेलू कामों के लिए एलपीजी सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं, जिनकी रसोइयों में एलपीजी सिलेंडर का इस्तेमाल होता है। इनमें भी लगभग 21 करोड़ परिवारों को प्रत्येक गैस सिलेंडर पर 200 रुपए का फायदा होगा और जो बाकी के 10 करोड़ 35 लाख परिवार हैं उन्हें प्रत्येक गैस सिलेंडर पर 400 रुपए का फायदा मिलेगा। और ये वो परिवार होंगे जिन्हें प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त में एलपीजी कनेक्शन बांटे गए हैं। सरकार का कहना है कि वो उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को पहले से ही हर गैस सिलेंडर पर 200 रुपए की सब्सिडी दे रही थी, लेकिन अब से इस सब्सिडी की जो राशि है वो 200 रुपए से बढ़कर 400 रुपए हो जाएगी। यानी 200 रुपए की सब्सिडी पहले मिल रही थी और 200 रुपए अब मिलेगी, तो ये 200 और 200 मिलकर हो जाएंगे 400 रुपए। आसान भाषा में कहें तो जो परिवार उज्ज्वला योजना के तहत रसोई गैस सिलेंडर नहीं ले रहे हैं उन्हें हर सिलेंडर पर 200 रुपए का फायदा होगा, और जो परिवार उज्ज्वला योजना के तहत ये गैस सिलेंडर ले रहे हैं, जो उज्ज्वला योजना के लाभार्थी हैं, उन्हें हर सिलेंडर पर अब 200 की बजाय 400 रुपए का फायदा होगा। इस फैसले के बाद दिल्ली में फिलहाल जो गैस सिलेंडर 1103 रुपए का मिल रहा है अब वो 903 रुपए का मिलेगा। मुंबई में जो एलपीजी सिलेंडर 1102 रुपए से मिल रहा है 1102 रुपए में, वो अब 902 रुपए में मिलेगा। कोलकाता में यह सिलेंडर 1129 रुपए से 929 रुपए का हो जाएगा और चेन्नई में एक गैस सिलेंडर की कीमत 1118 रुपए से घटकर अब 918 रुपए हो जाएगी। तो देश भर में आप चाहे कहीं भी रह रहे हैं, आपको 900 रुपए के आसपास एक एलपीजी सिलेंडर अब मिलेगा। इसी तरह जो लोग उज्ज्वला योजना के तहत अपना रसोई गैस सिलेंडर रिफिल कराते हैं, उनके लिए दिल्ली में एक रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 1103 रुपए से अब घटकर 703 रुपए हो जाएगी और बाकी राज्यों में भी यह सिलेंडर ऐसे परिवारों को 700 रुपए के आसपास की कीमत में मिलेगा। सरकार के आंकड़े ये कहते हैं कि देश में औसतन हर परिवार साल भर में 5 रसोई गैस सिलेंडर इस्तेमाल करता है और इस हिसाब से देखें तो हर परिवार को इस फैसले से सालाना लगभग 1000 रुपए का फायदा होगा और ये 1000 रुपए देश के करोड़ों आम लोगों पर महंगाई के बोझ को कुछ हद तक कम कर सकेंगे। और यही वजह है कि केंद्र सरकार इस फैसले को रक्षाबंधन का गिफ्ट बता रही है देश की महिलाओं के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ट्वीट करके यह लिखा
कि इस फैसले से देश की महिलाओं की सहूलियत बढ़ेगी और उनका जीवन और आसान हो जाएगा। और उन्होंने इस ट्वीट के आखिर में लिखा है कि मेरी हर बहन खुश रहे, स्वस्थ रहे, सुखी रहे, ईश्वर से यही कामना है। और फिर केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी मोदी कैबिनेट के इस फैसले की जानकारी आज पूरे देश को दी है। जितने उपभोक्ता गैस के हैं, एलपीजी जो यूज करते हैं, डोमेस्टिक सिलेंडर यानी कि जो घरों में यूज होती है, उन सभी उपभोक्ताओं के लिए दाम 200 रुपये कम कर दिए गए हैं। उज्ज्वला गैस के जो लाभार्थी हैं उज्ज्वला योजना के, उनको भी 200 रुपये ये जो कम हुए उसका भी लाभ मिलेगा और जो 200 रुपये सब्सिडी उनको मिलती रहती थी वो एज इट इज कंटिन्यू रहेगी, तो उनको 400 रुपये का लाभ मिलेगा। भारत में एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में वृद्धि को महंगाई के सूचक के तौर पर देखा जाता है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि हर घर में हमारी जो रसोई होती है, यानी हमारा जो किचन है, वो उस घर का एक तरीके से कंट्रोल रूम होता है। आपके घर का भी जो पूरा कंट्रोल रूम है, असल में वो आपकी रसोई है। पूरा घर आपकी रसोई से कंट्रोल होता है। और अगर ये कंट्रोल रूम महंगाई से कंट्रोल के बाहर होने लगे तो पूरे घर पर इसका असर दिखने लगता है। और रसोई से जुड़ी इस महंगाई में भी गैस सिलेंडर की भूमिका बहुत अहम होती है। वर्ष 2018 में एक सर्वे हुआ था जिसमें हर 10 में से 8 लोगों ने कहा था कि उन्हें महंगाई तब ज्यादा परेशान करती है जब रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में वृद्धि होती है। यानी महंगा सिलेंडर आम लोगों में महंगाई का डर पैदा करता है और महंगाई का जो सबसे बड़ा सूचक होता है वो असल में रसोई गैस का सिलेंडर होता है। यह पहला सूचक है महंगाई का। लेकिन जब यही सिलेंडर सस्ता होता है तो आम लोग इससे सीधे तौर पर प्रभावित होते हैं और उन्हें लगता है कि सरकार उनके लिए कुछ कर रही है। इसलिए किसी भी घर का जो कंट्रोल रूम है, हम इसलिए कह रहे हैं, उसकी रसोई है। और रसोई में भी जो सबसे महत्वपूर्ण सूचक होता है महंगाई का, वो है एलपीजी सिलेंडर। जैसे ही ये महंगा होता है आपको पता चलने लगता है कि महंगाई हो रही है। और जैसे ही ये एलपीजी सिलेंडर सस्ता भी होता है तो सबसे पहला जो असर होता है वो आपके रसोई पर होता है। और जैसा मैंने आपको कहा, रसोई ही किसी भी घर का, किसी भी परिवार का कंट्रोल रूम है। उदाहरण के लिए हाल ही में जब कर्नाटक में विधानसभा चुनाव हुए थे, जहां पर बीजेपी हार गई थी, वहां कांग्रेस पार्टी ने गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमतों को अपना एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाया था। और वोटिंग से पहले राज्य के उप मुख्यमंत्री डी.के. शिव कुमार ने इस तरह से सिलेंडर की पूजा भी की थी, जैसा आप देख रहे हैं। यानी ये जो सिलेंडर मैया है, ये जो सिलेंडर देवी है, ये आम जनता को राजनीतिक की पार्टियों से सीधे तौर पर जोड़ती है। और अगर आपको ये सिलेंडर देवी का आशीर्वाद मिल जाए नेताओं को और पार्टियों को, तो फिर ये चुनाव में आपकी जीत सुनिश्चित कराती है। इसलिए नेताओं ने अब इस सिलेंडर की पूजा करना शुरू कर दिया है। और इसीलिए आज जब सिलेंडर सस्ता हुआ तो भी इस पर हमारे देश में राजनीति बहुत तेज हो गई है। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र सरकार के इस फैसले को एक चुनावी स्टंट बताया है और कहा है कि सरकार के फैसले से लोगों का गुस्सा अब कम नहीं होने वाला, जबकि बीजेपी इस फैसले को देश के आम लोगों के लिए ऐतिहासिक बता रही है। यह सर्वथा उचित और अभिनंदनीय निर्णय है। इससे देश के अंदर 10,35 लाख लाभार्थी सीधे सीधे लाभान्वित होंगे, तो प्रदेश के अंदर 1,75 लाख से अधिक उज्ज्वला योजना के लाभार्थी इससे सीधे सीधे लाभान्वित होंगे। देश में 33 करोड़ एलपीजी कंज्यूमर है और उसमें से 9.6 करोड़ प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की लाभार्थी है। लगभग 1/3 इस योजना की लाभार्थी है। समूचे एलपीजी कंज्यूमर की, डोमेस्टिक कंज्यूमर की हितों को ध्यान में रखते हुए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने बहनों को राखी का गिफ्ट दिया, राखी का सौगात दिया। 200 रुपया की आज की प्राइस से कटौती करके जिम्मेवारी लेके प्रधानमंत्री जी ने एक ऐतिहासिक और सही कदम
उठाया है। आप 500 नहीं और कम करना चाहिए था। हमारी जब सरकार थी तो 400 रुपया सिलेंडर था, अभी 1150 है। 200 कम करने से क्या, किस बहन को इसके 200 रुपए बचा के 500 700 कम करने चाहिए थे। और ये सारे इलेक्शन का जुमला है, अभी आ गया इलेक्शन, इसलिए 4.5 साल इनको नहीं सोचा कि महंगाई है। और कर्नाटका के लोगों ने इनको रिजेक्ट किया महंगाई के कारण, बेरोजगारी के कारण, इसलिए केंद्र सरकार डरी हुई। बहुत ही खुशी की बात है कि रक्षाबंधन की पूर्व संध्या पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारी बहनों के लिए एलपीजी सिलेंडर के कीमतों में 200 रुपए की छूट देकर एक रक्षाबंधन का तोहफा हमारी बहनों को दिया है। दावा कर रहे हैं और क्रेडिट ले रहे हैं, वो आज भी एक गरीब के लिए बहुत महंगी चीज है। पेट्रोल की कीमत भी कम नहीं हो रही है, डीजल की कीमत भी कम नहीं हो रही है, और G20 के लिए करीब 3,500-4 हजार करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। अगर वही पैसा गैस सिलेंडर में दिया जाता तो गैस सिलेंडर 300 रुपए में आ जाता। ये बहुत आज भी कीमतें ज्यादा हैं। मैं नहीं समझता कि इससे कुछ गरीबों को फायदा होगा। तो जैसा मैं आपको बता रहा था कि महंगाई का जो सबसे बड़ा सूचक होता है, एक तो आपकी रसोई में गैस सिलेंडर होता है और दूसरा पेट्रोल और डीजल होता है। जैसे ही पेट्रोल महंगा होता है, डीजल महंगा होता है, तो लोगों को लगता है कि महंगाई हो रही है, और जैसे ही सस्ता होता है तो लोगों को थोड़ी राहत महसूस होती है। आज जब मोदी सरकार के इस फैसले पर इतनी राजनीति हो रही है, तब हम आपको वर्ष 2012 का भी एक बयान सुनवाना चाहते हैं, जब हमारे देश में यूपीए की सरकार थी। उस समय कांग्रेस पार्टी के नेता रेणुका चौधरी से एक सवाल पूछा गया जब वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, और उसके जवाब में ये कहा उन्होंने कि क्या लोग इतने गरीब हैं कि वो 900 रुपए का रसोई गैस सिलेंडर भी नहीं खरीद सकते। लेकिन आज जब मोदी सरकार ने यही सिलेंडर 900 रुपए का कर दिया है, तो कांग्रेस पार्टी कह रही है कि ये गरीबों के साथ एक मजाक करने जैसा है। असल में आजकल इंटरनेट का जमाना है, सोशल मीडिया का जमाना है। नेता जो पूरा पहले कुछ बात कर देते हैं और अपने दावे करके आरोप लगाकर भूल जाते हैं, या किसी मुद्दे पर अपनी राय रखकर भूल जाते हैं, वो ये नहीं समझते कि अब सोशल मीडिया की वजह से और इंटरनेट की वजह से जो उनके फुटप्रिंट्स हैं वो हमेशा के लिए छप जाते हैं। तो आज आपको हम 2012 का रेणुका चौधरी का एक पुराना बयान दिखाते हैं, जब उनसे पूछा गया था गैस सिलेंडर के बारे में तो उन्होंने क्या कहा था। ये कैसा रिफॉर्म है जहाँ पे 400 रुपए का सिलेंडर 900 रुपए में हो जाता है, महंगाई बेलगाम बढ़ती जाती है, कैसा रिफॉर्म? आप क्या कहना चाह रहे हैं कि आप इतने गरीब हैं कि आप 900 रुपये नहीं दे सकते सिलेंडर के लिए? हाँ, गरीबों के लिए है वो। आप क्या कहना चाह रहे हैं कि एलपीजी आम गरीब इस्तेमाल करता है? हाँ, जब आप चाहते हैं आप गरीब में जुड़ जाते हैं, नहीं तो बड़े अमीर हैं आप। ये बहुत अच्छा तरीका है। तो 2012 में 900 रुपए का गैस सिलेंडर था, और अब 2023 में भी अब 900 रुपए का ही गैस सिलेंडर हो गया है। अब आप ये देखिए कि रसोई गैस सिलेंडर के अलावा पिछले कुछ समय में आपने शायद ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन एक और बहुत खास चीज की तरफ मैं आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं, जिससे आपको समझ में आएगा कि हमारे देश में क्या चल रहा है और क्या आगे हो सकता है। पिछले कुछ समय में केंद्र सरकार ने कई ऐसे बड़े फैसले लिए हैं जिनसे ऐसा लगता है कि सरकार महंगाई के मुद्दे को लेकर बहुत एक्टिव हो गई है, लेकिन शायद आपको इसके बारे में खबर नहीं मिली होगी। जैसे गैर बासमती चावल के बाद केंद्र सरकार ने अब बासमती चावल के एक्सपोर्ट पर भी बैन लगा दिया है, और कहा है कि जिस बासमती चावल की कीमत प्रति 1000 किलोग्राम 1 लाख रुपए से कम होगी, उस बासमती चावल का एक्सपोर्ट अब नहीं किया जाएगा। प्रति 1000 रुपए किलो का जो है उस पर भारत दुनिया के जिन 150 से ज्यादा देशों को चावल एक्सपोर्ट करता है, उनमें चावल की लगभग सभी किस्मों की कीमतें इससे कम है, जिसका मतलब यह हुआ कि भारत ने एक तरह से बासमती चावल के निर्यात पर काफी हद तक प्रतिबंध लगा दिया है। और इससे पहले सरकार गैर बासमती चावल के एक्सपोर्ट पर भी प्रतिबंध लगा चुकी है। तो इसका मतलब आप समझिए कि सरकार हाल के दिनों में अब चावल के एक्सपोर्ट पर बैन लगा चुकी है। अब सरकार चावल किसी देश को नहीं बेच रही है, हमारे देश से चावल बाहर दूसरे देशों को नहीं जा रहा है।
ये एक बहुत बड़ा फैसला है। चावल से पहले सरकार ने चीनी के निर्यात पर भी आंशिक प्रतिबंध लगा दिया था, जिसके तहत देश की तमाम चीनी मिल 61 लाख टन से ज्यादा चीनी अब दूसरे देशों को एक्सपोर्ट नहीं कर सकती। इसी तरह गेहूं के निर्यात पर भी सरकार ने कुछ शर्तों के साथ प्रतिबंध बरकरार रखा है और इन प्रतिबंधों की सबसे बड़ी वजह यह है कि सरकार को देश में महंगाई का विस्फोट होने की चिंता अब सता रही है। अब आप सोचिए, ये कॉमन सेंस से भी आप लगा सकते हैं, अगर सरकार बाहर चावल एक्सपोर्ट पर बैन कर रही है, गेहूं का एक्सपोर्ट नहीं कर रही है, चीनी का एक्सपोर्ट अगर नहीं कर रही है, तो इसका मतलब क्या हो सकता है? इसका मतलब यह है कि सरकार को यह आशंका है कि हमारे देश में आने वाले दिनों में महंगाई हो सकती है और फूड इन्फ्लेशन बढ़ सकता है। इस चिंता का कारण यह है कि इस साल भारत में गेहूं और धान की फसलों की बुआई में 15 से 20% की कमी आई है। बुआई में 15 से 20% की कमी आई है और जब बुआई कम हुई है तो फिर इन फसलों की पैदावार भी कम होगी और जब पैदावार कम होगी तो बाजार में इनकी मांग ज्यादा होगी, डिमांड ज्यादा होगी और सप्लाई कम होगी और फिर ये सारी चीजें महंगी हो जाएंगी और इसीलिए सरकार ने इस तरह के प्रतिबंध लगा दिए हैं। इस साल हमारे देश में मौसम ठीक नहीं रहा, बहुत जगह बारिश हुई है, बहुत जगह बेमौसम बारिश हुई है। खराब मौसम की वजह से बुआई में 15 से 20% की कमी आई है। इसलिए आने वाले महीनों में अगर महंगाई बढ़ती है तो उसे अभी से कंट्रोल किया जा सके, ये फैसले उस योजना के तहत लिए जा रहे हैं। और आप भी ये ध्यान रखिएगा कि अगले साल आपको इन सब चीजों की कुछ कमी महसूस हो सकती है, क्योंकि बुआई कम होने की वजह से सप्लाई भी कम होगी, पैदावार भी कम होगी। हालांकि यहां समझने वाली बात यह है कि जिन आने वाले महीनों में सरकार को महंगाई बढ़ने की आशंका है, उन्हीं महीनों में मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम जैसे राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं और अगर इन राज्यों में चुनावों के दौरान खाने पीने की चीजों पर महंगाई बढ़ गई तो यह बीजेपी के लिए चुनाव में एक बहुत बड़ा मुद्दा बन जाएगा, बीजेपी के खिलाफ। और शायद इसीलिए सरकार ने पहले ही एहतियात के तौर पर यह सारे प्रतिबंध लगा दिए हैं ताकि खाने पीने की चीजों की सप्लाई में कोई कमी ना आ जाए, इसकी मात्रा में बाजार में कोई कमी ना आ जाए। और आप देखिए, अभी ये विधानसभा चुनाव होने हैं और इनके कुछ ही महीनों के बाद अगले साल लोकसभा के चुनाव होने हैं और अगर ये वो समय होगा, अगर उस समय देश में महंगाई बढ़ गई तो फिर ये बीजेपी सरकार के लिए, बीजेपी के लिए बहुत बुरी खबर होगी। और विपक्ष भी अब यही कह रहा है कि सरकार को चुनावों की वजह से अब महंगाई की याद आ रही है। यहां आपके लिए एक एक्स्ट्रा जानकारी है कि जब दुनिया के कई देशों में महंगाई दर घट रही है, ऐसे में तब भारत में महंगाई धीरे धीरे बढ़ रही है। ब्रिटेन में महंगाई दर इस समय 7.9% से 6.8% हो चुकी है, जो पिछले 15 महीनों में सबसे कम है। यह ब्रिटेन की बात है। जबकि अमेरिका में 2 साल बाद महंगाई दर, इस समय महंगाई दर सबसे निचले स्तर पर है और फ्रांस में भी 1.5 साल के बाद महंगाई दर सबसे निचले स्तर पर आई है। वहां अब महंगाई दर है 4.3% के आसपास। लेकिन भारत में उपभोक्ता महंगाई यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 11.51% के स्तर पर पहुंच गया है, जो जनवरी महीने में 6% हुआ करता था। तो आप देख लीजिए, भारत में 6% से जो जनवरी में था, जुलाई में लगभग 11.5% कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी महंगाई दर हो गई है। और सरकार को शायद यही चिंता सता रही है और इसीलिए सरकार ने अब धीरे धीरे जो चाहे चीनी हो, चाहे गेहूं हो, चाहे चावल हो, उन्हें बाहर दूसरे देशों को बेचना बंद कर दिया है, क्योंकि वो जानती है कि हमारे देश में अब इनकी डिमांड ज्यादा होने वाली है। अब आप याद करके ये देखिए कि जब कोविड के जमाने में, जब कोविड से हम निकल रहे थे बाहर और जब कोविड धीरे धीरे समाप्त हो रहा था, उस समय पूरी दुनिया में महंगाई का विस्फोट हुआ था। हर देश में महंगाई थी। यूरोप में आप देख लीजिए, आप ब्रिटेन में देख लीजिए, आप अमेरिका में देख लीजिए, सारे देशों में जबरदस्त महंगाई थी, लोग परेशान हो गए थे। और हमारे देश में तब हमने महंगाई को बहुत कंट्रोल करके रखा। हमारे देश में वैसी महंगाई नहीं हुई। मुझे अभी भी याद है, मैं आपको बार बार वो चार्ट दिखाया करता था जिसमें मैं कहता था कि देखिए पूरी दुनिया में कितनी महंगाई है, लेकिन भारत में महंगाई नहीं है, अभी उतनी महंगाई नहीं है। और वो बात बिल्कुल सही थी। लेकिन अब धीरे धीरे 2 साल के बाद ये चक्र अब बदल रहा है। अब स्थिति यह है कि पूरी दुनिया में महंगाई कम हो रही है और भारत में महंगाई बढ़ रही है। महंगाई पर चल रही इस राजनीतिक बहस के बीच विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन ने अब एक नई बहस छेड़ दी है और वो बहस ये है कि क्या देश में लोकसभा के चुनाव इसी साल दिसंबर महीने के आसपास
हो सकते हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि मोदी सरकार अब लोकसभा के चुनावों के लिए 2024 का इंतजार नहीं करेगी और हो सकता है कि ये चुनाव दिसंबर और जनवरी के महीने में ही हो जाए। इसलिए विपक्ष के नेताओं को अपनी तैयारी में तेजी लानी होगी, जल्दी जल्दी तैयारी करनी होगी। আমার তো এখন সন্দেহ হচ্ছে এরা ডিসেম্বরেই না পার্লামেন্ট ইলেকশন করে দেয়, জানুয়ারিতেও করে দিতে পারে, এদের কোনো বিশ্বাস নেই। चुनाव तो कभी भी हो सकता है, ये कोई जरूरी है कि समय पर करावे। ये तो केंद्र वाले पहले भी करा सकते हैं। कुछ संभावना है क्या सर? कुछ संभावना आपको लग रही है? हम तो शुरू से न बोल रहे हैं, आपको बोलिए। हम तो आपको 7-8 महीना पहले से न कह रहे हैं कि लोग पहले भी करा सकते हैं, इसलिए सबको एकजुट होना चाहिए, तो उसी में हम लगे हुए हैं। तो आज विपक्षी दलों के कम से कम 2 मुख्यमंत्रियों ने और 2 बड़े राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने यह कहा है कि लोकसभा चुनाव जल्दी हो सकते हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि अगर मोदी सरकार दिसंबर और जनवरी के महीने में ही लोकसभा के चुनाव कराना चाहती है तो इसकी बड़ी वजहें क्या हो सकती हैं, क्या बड़ी वजह होगी अगर इसमें कोई सच्चाई है तो। हालांकि बीजेपी अभी इस बात को नहीं मान रही कि वो जल्दी चुनाव कराएगी, लेकिन विपक्षी दलों को यह आशंका है कि कहीं ऐसा ना हो कि बीजेपी अचानक से एक बहुत बड़ा सरप्राइज विपक्षी नेताओं को दे दे और इतनी जल्दी चुनाव करा दे कि विपक्षी नेता अपनी तैयारी ही ना कर पाए। क्योंकि बीजेपी तो चुनाव की एक बहुत बड़ी मशीन है, वो हमेशा तैयार रहती है चुनाव के लिए, लेकिन बाकी के जो विपक्षी दल हैं उन्हें तो समय चाहिए और यही समय बीजेपी उन्हें देना नहीं चाहेगी। तो विपक्ष तो इसके पीछे विधानसभा चुनावों को सबसे बड़ी वजह बताता है, और क्यों वो देखिए। विपक्ष के नेताओं का कहना है कि इसी साल नवंबर और दिसंबर में मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में विधानसभा के चुनाव होने हैं, और क्योंकि बीजेपी इन राज्यों में अच्छी स्थिति में नहीं है और वो चुनाव हार सकती है या बुरा प्रदर्शन कर सकती है, और ये हार उसे 2024 के लोकसभा चुनावों में बैकफुट पर ला सकती है। इसलिए बीजेपी लोकसभा चुनाव भी इन्हीं चुनावों के साथ दिसंबर में कराना चाहेगी, ताकि इन राज्यों की हार का असर 2024 के लोकसभा चुनाव पर ना पड़े। दूसरा, विपक्ष ने यह भी कहा है कि बीजेपी इसलिए दिसंबर के महीने में लोकसभा चुनाव करा सकती है क्योंकि वो विपक्ष के इंडिया गठबंधन को लोकसभा चुनाव की तैयारी करने का ना तो मौका देना चाहती है और ना ही समय देना चाहती है। तीसरा, जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है उसे देखते हुए भी हो सकता है कि बीजेपी दिसंबर और जनवरी में ही लोकसभा के चुनाव कराना चाहे। चौथा पॉइंट, अभी देश में ब्रांड मोदी की चमक बरकरार है, चमक रही है। इसकी जो ब्रांड मोदी है वो चमक रही है। इस समय ब्रांड मोदी अपने पीक पर है, चरम पर है। इसलिए हो सकता है कि बीजेपी ये सोच रही हो कि उसे अभी ब्रांड मोदी की चमक का पूरा फायदा मिल सकता है और चुनावों में तब जाना चाहिए जब नरेंद्र मोदी की जो चमक है वो अपने चरम पर हो। और पांचवां कारण यह हो सकता है कि अभी देश में 2 चीजों से सरकार के पक्ष में माहौल बना हुआ है। पहला है चंद्रमा पर चंद्रयान 3 की सफलता और दूसरा है सितंबर महीने में होने वाला G20 समिट। ये 2 ऐसी उपलब्धियां हैं जिन्होंने इस समय मोदी सरकार के पक्ष में माहौल बनाकर रखा हुआ है। और जब लोग G20 की भव्यता देखेंगे, जब लोग देखेंगे कि दुनिया भर के बड़े बड़े नेता यहां भारत में, दिल्ली में आ रहे हैं, तो उससे भी एक माहौल सकारात्मक बनेगा और वो मोदी सरकार के पक्ष में जाएगा। इसलिए हो सकता है मोदी सरकार ऐसा सोचे कि इस समय जब सब कुछ अच्छा चल रहा है, अभी महंगाई भी किसी तरह हम कंट्रोल कर सकते हैं कुछ महीनों तक, प्रधानमंत्री मोदी की छवि भी इस समय बहुत अच्छी है, उपलब्धियां भी अच्छी हैं गिनाने के लिए, और सबसे बड़ी बात यह है कि विपक्षी दलों को समय नहीं देना है तैयारी करने के लिए। तो अच्छी बात तो यह रहेगी कि अभी के अभी साथ के साथ ही चुनाव करा देते हैं। लेकिन ये सारी थ्योरी हैं, अभी तक बीजेपी के किसी नेता ने यह नहीं कहा है कि वो ऐसा सोच रहे हैं। और आजकल सरकार जिस तरह से काम करती है, वो क्या सोच रही है ये किसी को पता चलता भी नहीं। ये वो बातें हैं जिनके आधार पर विपक्षी दलों को डर है कि केंद्र सरकार कहीं दिसंबर और जनवरी में ही लोकसभा के चुनाव ना करा दे। ये उनका नाइटमेयर है। लेकिन यहां बड़ा सवाल यह है कि क्या विपक्ष के ये दावे सही हैं? विपक्ष का सबसे बड़ा दावा यह है कि सरकार विधानसभा चुनाव में हार के साथ लोकसभा चुनाव की लड़ाई में प्रवेश करना नहीं चाहेगी, इसलिए वो जल्द लोकसभा चुनाव करा सकती है। अब यह सबसे बड़ी जो थ्योरी दी जा रही है कि अगर विधानसभा चुनावों में हार गए तो उस हार के बाद, ठीक हार के बाद लोकसभा में जाने से बीजेपी को नुकसान हो सकता है,
इसका एक छोटा सा विश्लेषण मैं आपके सामने रखता हूं आंकड़ों के जरिए कि इस थ्योरी में कितना दम है। याद कीजिए 2019 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले जब 2018 के अंत में इन्हीं 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए थे, इन्हीं 5 राज्यों में जिसकी हम बात कर रहे हैं, तब मिजोरम को छोड़कर बाकी सभी राज्यों में बीजेपी हार गई थी। यह देख लीजिए मध्य प्रदेश का चुनाव परिणाम 2018 का, बीजेपी हारी थी। मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की जीत हुई थी, टैली आपके सामने है। राजस्थान के विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी को पूर्ण बहुमत मिल गया था, आपको याद होगा जब अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बने। छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी को बहुत बड़ी हार मिली और वहां भी कांग्रेस की सरकार बन गई। तेलंगाना में भी बीजेपी हारी और मिजोरम में भी उसे 1 सीट पर जीत मिली और एनडीए के सहयोगी दल की मदद से वहां सरकार किसी तरह बनी। और 2019 के लोकसभा चुनाव में पहले बीजेपी इन सभी राज्यों में हार चुकी थी, लेकिन उसने उस समय दिसंबर या जनवरी में लोकसभा के चुनाव नहीं करवाए, 2019 की बात बता रहा हूं, बल्कि वो इस हार के साथ लोकसभा चुनाव में उतरी और इन्हीं राज्यों में बीजेपी ने 2019 में जबरदस्त प्रदर्शन किया था। मध्य प्रदेश की 29 में से 28 लोकसभा सीटें बीजेपी ने जीती थी विधानसभा चुनाव हारने के बाद। राजस्थान में कुछ महीने पहले विधानसभा चुनाव हारने के बाद बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में सारी की सारी सीटें जीतकर क्लीन स्वीप कर दिया था। छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी 11 में से 9 लोकसभा जीती। तेलंगाना में भी वो 17 में से 4 लोकसभा सीटें जीती, जबकि विधानसभा चुनाव में कुछ महीने पहले ही उसे जो है हार मिली थी। तो विधानसभा चुनाव में हार के बाद भी लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने इन 5 राज्यों में जबरदस्त प्रदर्शन किया था। इसलिए विपक्ष की ये जो थ्योरी है ये पूरी तरह सही नहीं है। पिछले हफ्ते हमने आपको इंडिया टुडे और सी वोटर का एक सर्वे दिखाया था, जिसमें लोगों से पूछा था कि अगर आज लोकसभा के चुनाव हो जाएं तो क्या होगा। तो उसमें जो लोगों ने बताया कि अगर आज चुनाव हो जाए लोकसभा का तो एनडीए को 306 सीटों पर जीत मिल सकती है, इंडिया नाम के विपक्षी गठबंधन को 193 सीटों पर जीत मिल सकती है। तो यहां आप देख लीजिए, और लोगों का यह कहना था कि बीजेपी अपने अकेले दम पर 287 सीटें जीतकर अपने दम पर भी, अकेले अगर कोई और पार्टी सहयोगी दल ना भी हो तो भी बीजेपी अपने दम पर पूर्ण बहुमत से सरकार बना सकती है। यानी हमारा सर्वे तो यही कह रहा है कि अगर आज लोकसभा के चुनाव हों तो एनडीए को और बीजेपी को बहुत आसानी से पूर्ण बहुमत मिल जाएगा और नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन जाएंगे। इसी सर्वे में यह अनुमान भी आया कि अगर आज लोकसभा चुनाव हुए तो मध्य प्रदेश की 29 सीटों में से बीजेपी को 23 सीटें मिल सकती हैं। राजस्थान में एनडीए सभी 25 में से 25 लोकसभा सीटें फिर से जीत सकता है। छत्तीसगढ़ में एनडीए को 11 में से 10 लोकसभा सीटें और विपक्षी गठबंधन को सिर्फ 1 सीट मिल पाएगी। तेलंगाना में एनडीए को 4 और इंडिया गठबंधन को 7 सीटों पर जीत मिल सकती है। देखिए ये तेलंगाना है, यानी इस सर्वे के मुताबिक अगर आज चुनाव हो तो इन राज्यों में एनडीए इंडिया गठबंधन से बहुत आगे है लोकसभा के मामले में। केवल महाराष्ट्र एक अकेला ऐसा राज्य है जहां हमारा सर्वे यह कहता है कि एनडीए को वहां लोकसभा की 48 में से 20 और इंडिया गठबंधन को 48 में से 28 सीटों पर जीत मिल सकती है। यानी महाराष्ट्र में विपक्ष का जो इंडिया गठबंधन है वो एनडीए गठबंधन से आगे चल रहा है। ये महाराष्ट्र की बात है। I don't know from where Mamata Banerjee gets all these kind of news. See, the date of election is confirmed by the Central Election Commission. And this is not State Election Commission, West Bengal State Election Commission, who acts on the instructions of Nabando. This is Central Election Commission. And what is the fear? Why is she getting so perturbed, Mamata Banerjee? Aren't you ready with your report card? पूरे देश में बीजेपी के विरोध में माहौल जो बनते जा रहा है और ये माहौल और ज्यादा खतरनाक न हो उसकी चिंता बीजेपी में लगी हुई है। तो लगता है कि बिफोर भी चुनाव हो सकते हैं। जरूर चंद्रयान 3 यहाँ लाइए और उसके ऊपर से प्रचार करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 2024 में हम जीतने जा रहे हैं और आप हार रहे हैं। आखिरी बार वर्ष 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने 6 महीने पहले ही लोकसभा के चुनाव करा लिए थे और तब एनडीए ने शाइनिंग इंडिया का नारा दिया था। लेकिन उस समय बीजेपी इन चुनावों में हार गई थी। यानी जो पिछली बार जब आखिरी बार ऐसा हुआ था
तो प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने यह फैसला लिया था कि समय से पहले ही चुनाव करा लिए जाएं, और तब यह फैसला गलत साबित हुआ था। तब बीजेपी चुनाव हार गई थी और उसके बाद, उस चुनाव के बाद यूपीए की सरकार बनी थी जिसमें प्रधानमंत्री बने थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, और फिर 2 टर्म तक यही सरकार रही 2014 तक। अब हम भारत के पहले सोलर मिशन आदित्य L1 का आपके लिए एक विश्लेषण करेंगे। चंद्रमा के बाद अब इसरो ने सूर्य की तरफ अपने कदम बढ़ाने शुरू कर दिए हैं। आज आपके मन में यह सवाल भी होगा कि सूर्य तक पहुंचना असंभव है, तो फिर यह सोलर मिशन आखिर काम कैसे करेगा? अगर आप अंतरिक्ष विज्ञान के छात्र नहीं भी हैं तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि हम बहुत ही सरल भाषा में आज आपको सूर्य की इस गर्मी के बहुत करीब लेकर जाएंगे, इसलिए तैयार होकर बैठिए। यह भारत का पहला सोलर मिशन होगा जिसे इसरो ने आदित्य L1 का नाम दिया है, और यह एक संस्कृत भाषा का शब्द है जो सूर्य को परिभाषित करता है, आदित्य। विज्ञान सूर्य को हमारे सोलर सिस्टम का एक तारा मानता है, लेकिन हिंदू धर्म में सूर्य को सूर्य नारायण देवता भी कहा गया है। हिंदू धर्म में तो सूर्य की जो महत्व है वो बहुत बड़ा महत्व माना गया है। हिंदू धर्म में मान्यता है कि भगवान सूर्य नारायण ऋषि कश्यप और देवी अदिति के पुत्र हैं, और इसी वजह से उन्हें आदित्य कहा जाता है, और इस मिशन का नाम भी इसीलिए आदित्य L1 रखा गया है, जिससे आपको हिंदू हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो संस्कृत भाषा है और हमारी जो हिंदू मान्यताएं हैं उसके बारे में ये नाम आपको याद दिलाता रहेगा। अब आदित्य क्यों रखा गया ये हमने आपको बता दिया। L1 का मतलब होता है लैग रेंज 1, लैग रेंज 1, जिसे आप L1 पॉइंट भी कह सकते हैं। सूर्य और पृथ्वी के बीच ऐसे कुल 5 पॉइंट्स हैं जिन्हें L1 से L5 तक की श्रेणी में बांटा गया है, और ये वो पॉइंट्स हैं जहां सूर्य और पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति सेंट्रीपेटल फोर्स के बराबर होती है। और भी सरल शब्दों में अगर मैं आपको बताऊं तो जिस तरह पृथ्वी की अपनी एक ग्रेविटेशनल फोर्स है, उसी तरह सूर्य की भी अपनी एक गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है, और यह पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति से भी कहीं ज्यादा है। लेकिन इस दौरान पृथ्वी और सूर्य के बीच कुछ पॉइंट्स ऐसे भी हैं जहां दोनों की गुरुत्वाकर्षण शक्ति एक दूसरे को संतुलित कर देती है, और L1 उन्हीं में से एक पॉइंट है, और भारत का आदित्य L1 अंतरिक्षयान इसी पॉइंट पर स्थापित होगा। इस पॉइंट को इसरो ने इसलिए चुना है क्योंकि इस स्थान से न तो सूर्य इसे अपनी तरफ खींच पाएगा और न ही पृथ्वी इसे अपनी तरफ खींचेगी, और ये L1 पॉइंट की कक्षा के चारों तरफ घूमते हुए सूर्य के स्वभाव, सौर तूफान और उसकी अलग अलग लेयर्स का अध्ययन कर पाएगा। जो सूर्य की अलग अलग परतें हैं उसका अध्ययन ये कर पाएगा। यहां सबसे दिलचस्प बात यह है कि पृथ्वी से सूर्य की दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। आप में से जो छात्र हैं उनके लिए ये जानकारी अच्छी हो सकती है। 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी है पृथ्वी और सूर्य के बीच, लेकिन ये जो L1 पॉइंट है जहां पर हमारा ये मिशन काम करेगा, इसकी पृथ्वी से दूरी है सिर्फ 15 लाख किलोमीटर। तो इस बात को समझिए कि सूर्य तो हमसे 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, लेकिन हमारा जो सोलर मिशन है वो सिर्फ 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर काम करेगा। इसका मतलब यह हुआ कि इसरो का अंतरिक्षयान पृथ्वी से सूर्य की दूरी का केवल 1% भाग ही कवर करने वाला है, सिर्फ 1% दूरी कवर करने वाला है, और यह चंद्रयान 3 की तरह सूर्य की सतह पर लैंडिंग नहीं करेगा। यह तो लैंडिंग करना तो असंभव ही है, बल्कि यह सूर्य से 14 करोड़ 85 लाख किलोमीटर दूर रहते हुए सूर्य को देखेगा और उसके वातावरण को समझने की कोशिश करेगा। फिलहाल अमेरिका, यूरोपियन यूनियन और जर्मनी के अलावा दुनिया का कोई देश सोलर मिशन में सफल नहीं हुआ है, लेकिन अब इस ग्रुप में भारत का नाम भी शामिल हो गया है। इसरो का आदित्य L1 अंतरिक्षयान आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से 2 सितंबर को सुबह 11:50 पर लॉन्च होगा, और इस मेड इन इंडिया अंतरिक्षयान को पृथ्वी और सूर्य के बीच L1 पॉइंट की कक्षा में पहुंचने में कुल मिलाकर 4 महीने यानी लगभग 120 दिन का समय लगेगा। पृथ्वी और सूर्य के बीच अगर एक सीधी रेखा खींचें तो उसी सीधी लाइन पर यह L1 पॉइंट है जहां भारत का आदित्य L1 5 वर्षों तक सूर्य का अध्ययन करता रहेगा। इसके लिए इस अंतरिक्षयान में कुल मिलाकर 7 पेलोड्स लगाए गए हैं, और ये सारे उपकरण सूर्य के कोरोना, उससे निकलने वाले रेडिएशन,
सोलर तूफान और कोरोनल मास इजेक्शन का अध्ययन करेंगे और इस अंतरिक्ष यान के जरिए सूर्य की अल्ट्रावायलेट यानी यूवी तस्वीरें भी खींची जाएंगी और ये तस्वीरें सोलर, फोटोस्फेयर और क्रोमोस्फेयर की होंगी। पृथ्वी से हमें सूर्य का जो हिस्सा दिखाई देता है उसे फोटोस्फेयर कहते हैं, जबकि सूर्य का जो वातावरण होता है उसकी सबसे ऊपर की लेयर को कोरोना और सबसे निचली लेयर को हम क्रोमोस्फेयर कहते हैं। और इसरो का अंतरिक्ष यान सूर्य की इन्हीं सभी लेयर्स का अध्ययन करेगा। इस मिशन से सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि इंसान सूर्य के तापमान और सौर तूफानों की घटनाओं को समझ पाएगा। हमारे वैज्ञानिक मानते हैं कि अगर ये सौर तूफान शक्तिशाली हों तो ये अंतरिक्ष में मौजूद सभी सैटेलाइट्स को नुकसान पहुंचा सकते हैं, जिससे पृथ्वी पर मोबाइल सेवा बंद हो सकती है, पावर सप्लाई पर असर पड़ सकता है, जीपीएस बंद हो जाएगा, हवाई सेवाएं ठप हो जाएंगी। और इसीलिए भारत का इसरो अपने प्रयासों से इन सौर तूफानों की प्रकृति को समझना चाहता है, जिससे पूरी दुनिया को फायदा होगा। भारत के चंद्रयान 3 ने पृथ्वी से चंद्रमा के बीच 3,84,000 किलोमीटर की दूरी तय की थी, लेकिन इस मिशन में भारत का आदित्य L1 15 लाख किलोमीटर की दूरी तय करने वाला है और ये इसरो का 5वां ऐसा मिशन है जो पृथ्वी की कक्षा से बाहर जाएगा। इससे पहले चंद्रयान 1, चंद्रयान 2 और फिर चंद्रयान 3 और भारत का मंगलयान पृथ्वी की कक्षा के बाहर जा चुका है और इसी सूची में आदित्य L1 भी शामिल हो जाएगा। आप देखिए, और ये मिशन चंद्रयान 3 की तरह ही बहुत ऐतिहासिक घटना होगी। हमारे सोलर सिस्टम में सन यानी सूर्य एक ऐसा तारा है जो पृथ्वी के सबसे नजदीक है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सूर्य पृथ्वी के आकार से इतना बड़ा है कि इसमें पृथ्वी जैसे 13 लाख प्लैनेट्स समा सकते हैं। सोचिए, पृथ्वी जैसे 13 लाख ग्रह इसमें समा सकते हैं, यानी एक सूर्य 13 लाख पृथ्वी के बराबर है। सूर्य का जो डायमीटर है वो 13,92,000 किलोमीटर है और पृथ्वी का डायमीटर 12,756 किलोमीटर का है। इस मिशन को लेकर इसरो की टीम ने और क्या क्या जानकारियां दी हैं, अब हम आपको वो भी सुनवाते हैं। तो ये आदित्य L1 मिशन की अपनी अलग इम्पोर्टेंस है। मून पे जाने की तो हमको कब से ख्वाहिश थी, बट सन के बारे में यानी कि सूर्य के बारे में जानना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि स्पेस वेदर इफेक्ट आजकल बहुत ही स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू डोमिनेंस में है, क्योंकि उससे हमारा वातावरण तो अफेक्ट होता ही है, तो पूरे ब्रह्मांड का वातावरण भी इफेक्ट होता है। सन, सूर्य के कारण जो हमारी सोलर सिस्टम है एटलीस्ट वो अफेक्ट होती है। तो उसकी स्टडी के लिए, उसके अलग अलग पहलू के जानने के लिए अभी तक हम जो भी स्टडी करते थे वो या तो एक सैटेलाइट द्वारा जो हमारे अर्थ के परिप्रेक्ष्य में ही घूमता है, या तो पृथ्वी पे रह के एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन से करते थे। उसके बदले अब हम जो कोशिश करने वाले हैं वो L1 ऑर्बिट, जो कि सूर्य से यहाँ से लगभग 15 लाख किलोमीटर दूर है, हेलो ऑर्बिट जिसको बोलते हैं। और लैग्रांजियन पॉइंट वो ऐसा पॉइंट है जहाँ पे सूर्य और पृथ्वी का ग्रेविटेशनल बैलेंसिंग हो जाता है, तो वो पॉइंट पे सैटेलाइट खड़ा रख के ऑब्जर्वेशन करना है। आज तक जो लोग बोलते हैं कि जो सूरज का चुंबकीय शक्ति है उससे एनर्जी जो है कोरोना पे फनल हो रही है, उससे कोरोना जो है बहुत ज्यादा तापमान से आ रहा है। फिर जो क्रोमोस्फियर है सूरज का, वो क्रोमोस्फियर फोटोस्फियर से ऊपर है और उसकी अध्ययन करेगा। सूरज का जो पूरा एटमॉस्फियर है उसकी अध्ययन करेगा। तो बहुत सारे ऐसे बहुत दिलचस्प और वैज्ञानिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, उसको सुलझाने के लिए आदित्य L1 मिशन जो है ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण मिशन है इसरो का। ऑर्बिट जो है या इस लोकेशन में पहुंचने का काफ़ी सारे स्टेप्स लगेंगे। पहले तो ये अर्थ से निकलकर
4-5 ऑर्बिट्स लगाएगा जो अर्थ का ग्रेविटी इस्तेमाल करेगा, और जो एलिप्स का साइज है वो थोड़ा थोड़ा बढ़ता रहेगा, और फिर इससे जाके वो L1 की तरफ जाना शुरू करेगा, और वहां पे पहुंचने में 4 महीने लगेंगे। और वहां पे जाके भी एक स्पेशल ऑर्बिट आएगा जिसका नाम हेलो ऑर्बिट है, तो वो L1 के सेंटर करके उसके चारों ओर घूमता रहेगा, लेकिन ये जाना ही मुश्किल है और 4 महीने लगेंगे वहां तक पहुंचने के लिए। सूर्य की गर्मी के बाद अब हम आपको पैसे की गर्मी दिखाते हैं, जो हमारे देश में पूरे के पूरे सिस्टम को, सारी व्यवस्थाओं को पिघला देती है। पैसे में बड़ी ताकत होती है, पैसे में भी बड़ी गर्मी होती है, और वो कैसी होती है आज आपको उसके दर्शन हम कराएंगे। तो देखिए, शुरुआत हम इन तस्वीरों से करना चाहते हैं, जो उन 2 भाइयों की तस्वीरें हैं जिन्होंने इस देश में लगभग 35,000 करोड़ रुपए का घोटाला किया है। लेकिन जब इन्हें गिरफ्तार करके मुंबई की एक जेल में बंद किया गया, तो वहां इन्होंने पूरी जेल को ही खरीद कर अपनी जेब में रख लिया। इन दोनों भाइयों को वधावन ब्रदर्स कहते हैं, क्योंकि एक भाई का नाम है कपिल वधावन और दूसरे भाई का नाम है धीरज वधावन। ये दोनों भाई दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड नाम की कंपनी के मालिक हैं, जिसको आप DHFL के नाम से भी जानते हैं, और 34,614 करोड़ रुपए के घोटाले में ये दोनों भाई मुंबई की एक जेल में आजकल बंद है। लेकिन जेल के अंदर रहते हुए भी ये लोग मेडिकल चेकअप के नाम पर अपने परिवार से मिलते जुलते हैं, अपनी कंपनी के कर्मचारियों के साथ जेल में या जेल के आसपास मीटिंग करते हैं, और उन्हें जेल में वो तभी तमाम सुख सुविधाएं मिलती हैं जो किसी होटल में किसी अच्छे कस्टमर के लिए उपलब्ध होती हैं। जेल के अंदर की ये देखिए, ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, हमारी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने अपने कैमरे में ये तस्वीरें रिकॉर्ड की हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि जब इन लोगों को अस्पताल लाया जाता है तो इन लोगों के लिए बाहर से खास तौर पर इनका मनपसंद खाना आता है, इन्हें इस्तेमाल करने के लिए मोबाइल फोन मिल जाता है, लैपटॉप मिल जाता है, तमाम तरह के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण इन्हें दे दिए जाते हैं, और ये सब कुछ जेल प्रशासन की मदद के बिना हो नहीं सकता। तो ये तस्वीरें जब आप ये देखेंगे, तो ये तस्वीरें आप देखिए कि जब ये दोनों भाई क्या करते हैं, ये कहते हैं कि हमारी तबीयत खराब है। तबीयत खराब होने के नाम पर इन्हें अस्पताल लाया जाता है, अस्पताल में ये अपनी जांच कराते हैं। अस्पताल के बाहर बहुत सारी बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियां खड़ी होती हैं जो इन्हीं की गाड़ियां हैं, और चेकअप कराने के बाद ये लोग अपनी गाड़ियों में जाकर बैठ जाते हैं। एयर कंडीशन गाड़ियों में AC चलाकर ये बैठते हैं, वहां पर इनके लिए इनका मनपसंद खाना लाया जाता है, ये अपनी मीटिंग्स करते हैं, अपने कागजात देखते हैं, अपने परिवार से मिलते हैं। ये सारी तस्वीरें हमारी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने आज इनके लिए रिकॉर्ड की है, और आप देख सकते हैं कि पूरा पूरा दिन ये अस्पताल के बाहर इस तरह से रहते हैं, और इनका काम बिल्कुल वैसे ही चलता है जैसे किसी आम आदमी का कोई काम चलता रहता है। ये यहां अपने दफ्तर के काम भी कर लेते हैं, परिवार से भी मिल लेते हैं, बच्चों से भी मिल लेते हैं, और अपना मनपसंद खाना भी खा लेते हैं। ये देखिए, हालांकि ये पहली बार नहीं है जब इन लोगों ने देश के सिस्टम से खिलवाड़ किया है। इसी साल जुलाई के महीने में धीरज वधावन ने मेडिकल ग्राउंड पर विशेष अदालत में जमानत की अर्जी दी थी, लेकिन अदालत ने उसकी जमानत याचिका इसलिए खारिज की क्योंकि वर्ष 2021 में उसने अपनी एक पेंटिंग बेचने के लिए जमानत का दुरुपयोग किया था। इन दोनों भाइयों के खिलाफ इस समय कई मामलों में CBI और ED जैसी देश की बड़ी जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं, लेकिन विडंबना देखिए कि ये लोग जेल के अंदर रहते हुए भी सिस्टम से कितना खिलवाड़ करते हैं, और ये सब कुछ हो रहा है इनके पैसे की ताकत के बल पर। केम अस्पताल में इसी जगह पर कपिल वाधवान की गाड़ियां पार्क होती हैं। जब कपिल वाधवान केम अस्पताल में इलाज के लिए आते हैं तो इसी जगह पर अपनी गाड़ी में पूरा दिन अपने परिवार के साथ बिताते हैं, अपने दोस्तों से मिलते हैं, रिश्तेदारों से मिलते हैं, और इतना ही नहीं, अपने लैपटॉप और अपने मोबाइल का इस्तेमाल कर अपना बिजनेस भी ऑपरेट करते हैं। और ये सब होता है उन पुलिस वालों की निगरानी में जो उनके साथ होते हैं।
आपने जो वीडियो चलाया है उसमें हमारे जो मैन पावर दी है, जो पुलिस दिए है, उनके तरफ से निग्लिजेंस दिख रहा है, क्योंकि जो आरोपी उनके कस्टडी में दिया जाता है, जिसको हॉस्पिटल लेके जाना है ट्रीटमेंट के लिए, तो उसके मूवमेंट्स पे उनका कंट्रोल होना चाहिए। अभी इसके बारे में, वीडियो के बारे में मैं जांच करूंगा और उसके ऊपर जिन लोगों का नेग्लिजेंस है उनके ऊपर एक्शन की जाएगी। आज मुंबई की एक अदालत ने मेडिकल चेकअप के लिए धीरज वधावन को अस्पताल जाने की इजाजत दे दी है, जबकि इससे पहले एक विशेष अदालत ने इस मांग को खारिज कर दिया था और मेडिकल ग्राउंड पर बेल की मांग भी खारिज कर दी थी। हमारे देश में जब भी कोई अमीर व्यक्ति जेल जाता है तो वो बीमारी की बैसाखी पर देश के कानून और देश की जेलों का सबसे पहले मजाक उड़ाता है, और इस मामले में भी बिल्कुल यही हुआ है। और सिस्टम को पिघलाने वाली पैसे की ये गर्मी सिर्फ यहां तक सीमित नहीं है। आज हम आपको और भी बातें बताएंगे, लेकिन पहले आप ये तस्वीरें आप देख लीजिए। जब भी कोई अमीर आदमी जेल में जाता है किसी बड़े घोटाले के आरोप में, तो सबसे पहले जेल के लोगों को खरीद लेता है। उसके बाद ये तस्वीरें आप देखिए, और हमें बहुत सारे लोगों ने ये बताया कि जब ये दोनों भाई बीमारी का बहाना बनाकर अस्पताल आते हैं तो अस्पताल में ये एक पिकनिक की तरह वहां पर रहते हैं। ये जो चाहे वो करते हैं, इनके लिए विशेष खाने का इंतजाम किया जाता है, इनके परिवार के लोगों से मिलने की व्यवस्था की जाती है, इनकी अलग स्पेशल गाड़ियां घर से वहां पर आ जाती हैं। यहां ये अपने बच्चों के साथ, अपने परिवारों के साथ मिलते हैं, घूमते हैं, बातचीत करते हैं। जब हमें यह पता चला तो हमने खुफिया कैमरा उस अस्पताल के बाहर लगा दिया और हमने इन लोगों के पीछे कई महीनों तक काम किया और देखा कि आखिर करते क्या है। और जब वो खुफिया कैमरा उस अस्पताल के बाहर लगा हुआ था, तब हमने ये सारी तस्वीरें बना ली। अब आप देखिए कि जो पुलिस वाले इनके साथ रहते हैं वो अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, वो अपना मुंह फेर लेते हैं और इन्हें मनचाही जो काम है वो करने देते हैं। ये KEM हॉस्पिटल की तस्वीरें हैं मुंबई की, जहां इन्हें लाया जाता है बीमारी के नाम पर, और ये जेल का मजाक उड़ाते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ये भारत के लोगों का मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि जो 35,000 करोड़ रुपए इन्होंने गबन किया है, जो मार लिया है, ये जनता का पैसा है और ये जनता के विश्वास के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ है, ये आज आप देख सकते हैं। आज हम महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, महाराष्ट्र के DGP रजनीश सेठ, बॉम्बे हाई कोर्ट, इन सब से ये अपील करना चाहते हैं कि सिस्टम का मजाक बनाने वाले इन दोनों वधावन ब्रदर्स के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और अब यह मामला सिर्फ बॉम्बे हाई कोर्ट के सामने नहीं है, अब यह मामला हम लेकर आ गए हैं जनता की अदालत में। अब यह मामला आ गया है इस देश के लोगों की अदालत में। लोगों ने अपनी आंखों से देख लिया है कि क्या हो रहा है, और इसीलिए यह बड़ी बात हम हमेशा कहते हैं कि हमारे देश के जो इस तरह के लोग हैं, ये हजारों करोड़ रुपए का गबन कर लेते हैं, फ्रॉड कर लेते हैं, लेकिन इन्हें कानून से डर नहीं लगता। उसका बड़ा कारण यही है। अब आपको एक ऐसी ही दूसरी कहानी बताते हैं। 22 अगस्त को दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर कुबेर ग्रुप के चेयरमैन विकास मालू की 10 करोड़ रुपए की रोल्स रॉयस कार ने एक ऑयल टैंकर को टक्कर मार दी थी, और इस दुर्घटना में इस ट्रक के ड्राइवर और हेल्पर की मौत हो गई थी। यह हम आपको बता चुके हैं। इस मामले में पुलिस की जांच में पता चला कि जिस कार से दुर्घटना हुई उसमें विकास मालू समेत 3 लोग सवार थे। ये तीनों सुरक्षित हैं, लेकिन इसके बाद भी अब तक इन लोगों के खिलाफ हरियाणा की पुलिस ने FIR दर्ज नहीं की है। और पुलिस ने इस मामले में जो शुरुआती FIR दर्ज की थी वो अज्ञात लोगों के खिलाफ थी, जिसमें लिखा था कि अज्ञात लोगों ने यह काम किया है। और अब इसी FIR के आधार पर पुलिस अपनी जांच आगे बढ़ा रही है। बड़ी बात यह है कि पुलिस ने विकास मालू को पूछताछ में शामिल होने के लिए एक नोटिस जरूर भेजा है, लेकिन उनकी तरफ से यह कहा गया है कि वो अभी अस्पताल में भर्ती हैं और अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद ही पूछताछ में शामिल होंगे। जबकि सच्चाई यह है कि अब तक विकास मालू जेल में होना चाहिए था। सोचिए, अगर इस घटना में विकास मालू की जगह कोई सामान्य व्यक्ति होता तो क्या पुलिस ऐसे ही कार्रवाई करती? तब शायद पुलिस ऐसा बिल्कुल नहीं करती। हरियाणा के नूह में जिस जगह पर यह सड़क दुर्घटना हुई, वहां विकास मालू की रोल्स रॉयस 14 गाड़ियों के काफिले के साथ चल रही थी। देखिए, एक के बाद एक 14 गाड़ियां थी इस काफिले में। इस काफिले में सबसे आगे एक गाड़ी एस्कॉर्ट गाड़ी थी जिसमें जैमर लगा हुआ था, जबकि किसी भी गाड़ी में जैमर लगाकर चलना गैर कानूनी है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि विकास मालू की गाड़ियों का काफिला जितना बड़ा है, उतनी गाड़ियां देश के बड़े से बड़े नेता के काफिले में भी नहीं चलती। एक और महत्वपूर्ण बात जो इन तस्वीरों में दिखाई देती है, जब ये गाड़ियां टोल प्लाजा से गुजरी
तो किसी भी गाड़ी ने वहां पर टोल टैक्स नहीं दिया। 14 गाड़ियां एक के बाद एक काफिले में चलती हैं, जिसमें उनकी सुरक्षा की गाड़ियां भी हैं। और देखिए, इस गाड़ी में अगर आप देखेंगे तो जैमर लगा हुआ है। आज इस बात की जांच होनी चाहिए कि ये जो इस तरह के पैसे वाले लोग हैं, जिन्होंने कुछ भी करके पैसा तो जरूर कमा लिया होगा, लेकिन क्या ये अपनी सुरक्षा में इस तरह जैमर वाली गाड़ी लेकर चल सकते हैं? और अगर ये चल रहे हैं, ये तो आज ये इसलिए पकड़े गए क्योंकि इनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, लेकिन ये वर्षों से ऐसे ही चल रहे हैं और किसी ने भी इन्हें आज तक कभी पकड़ा नहीं। इसलिए हरियाणा की पुलिस से और इस देश के लोगों को हम आज ये बताना चाहते हैं कि देखिए, पैसे वाले जो लोग हैं उनके लिए कैसे आज भी हमारे देश में अलग नियम कानून हैं और उन्हें रोकने वाला कोई नहीं। ये होती है पैसे की गर्मी। तो आज के लिए ब्लैक एंड व्हाइट में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए और हमेशा याद रखें, जिंदगी जबरदस्त है, इसे जबरदस्ती नहीं बल्कि जबरदस्त तरीके से जीना सीखिए। नमस्कार।